जी बेटा, पेपर विजिबल हो गया आपके पास? देखो, एक चीज पे सबसे पहले आप लोग समझ लें कि एक बात कंफर्म है कि हमारे पास पी फोर में एक चीज कंफर्म है कि इस तरह से एक टाइमलाइन दी हुई हो। ठीक है, दिस इज नेसेसरी थिंग, क्योंकि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन होगा ना, वो टाइमलाइन पे ही होगा। राइट, पहला क्वेश्चन हमेशा टाइमलाइन पे ही होगा। अब वो कह रहे हैं हम केस स्टडी ऑब्वियसली देखें 2019 से 2024, तो सिर्फ इसका पहले आप इनिशियल एक ओवरव्यू ले लें कि है क्या बिजनेस। डेनियल एंड कार्ल स्टार्टेड अ कंपनी फॉर ऑनलाइन टीचिंग, डेनियल एंड कार्ल फॉर एजुकेशन, DCE. DCE provides online tutors who work with students to help them pass their examinations. ठीक है जी। अब एक टाइमलाइन दी हुई है हमें 2019 से 2024 तक, जिसको हमें इवेलुएट करना है इसमें से इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को। ठीक है बेटा, इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है 2019 से 2024 तक, उसको हमें इवेलुएट करना है। दिस इज द क्वेश्चन। अब देखें, सबसे पहले 2019 में पहला जो उन्होंने काम किया वो क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स। ऑब्वियसली व्हेन यू आर अप्रोचिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस से यू कैन नॉट डिनाई, राइट। तो एक तो ये चीज हो गई। फिर देखो, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, टू प्रोवाइड प्रीमियम क्वालिटी सर्विस, राइट। फिर आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, प्राइस स्कीमिंग। अच्छा, 2020 में इनका रेवेन्यू ग्रो हो गया, ये भी चलो एक तरफ बात हो गई। डेनियल आउटलाइंस डीसी अप्रोच टू क्वालिटी। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको हम अपेंडिक्स 1 में जाके देखते हैं। एज अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, DCE believes its employees are central to the success. All tutors are qualified teachers with at least 3 years teaching experience. Students are encouraged to provide feedback, which is used to adapt the service offered. In 2020, जो है हमारे पास, या ये परसेंटेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, एक सेकेंड रुकिएगा इसकी जगह। अच्छा, दे आर सेइंग अराउंड 86%। अच्छा बेटा, दिस इज 86%, राइट। 86% of students stated that they would recommend DC to a friend, which shows satisfaction. अच्छा, DC relies on word of mouth promotion, इसका मतलब ये किसी किस्म का प्रमोशन एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे। सोशल मीडिया सब्सक्राइबर्स इंक्रीजिंग rapidly. Competition increases when new businesses enter the online teaching market. Dynamic pricing is used by DCE, यानी कि हर स्टूडेंट अलग किस्म की फीस दे रहा है। 2022 revenue declines as students find more affordable options. Carl recommends to change DCE promotion. See Appendix 2. AI to be used, वो कह रहा है AI को यूज करो, कस्टमर सर्चेस को एनालाइज करे, ऑप्टिमाइज डिजिटल प्रमोशन। ठीक है, डिजिटल प्रमोशन लेकर आए। दिस इज द कार्ल हु इज द मार्केटिंग डायरेक्टर, वो ये सजेस्ट कर रहा है, राइट। एंड देन टारगेट सोशल मीडिया मैसेजेस टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ओके बेटा। फिर देखें 2022 में क्या हो रहा है। अच्छा, ये तो 22 की बात हमने कर ली ना।
DC revises its marketing objectives. Appendix 3. Develop new services to increase revenue by 10% by the end of 2024. Maintain a strong brand identity. Objective change हो गए अब marketing के. 2023. Daniel and Carl collect market research. Appendix 4. Online, 55% students preferred online, 30% prefer face-to-face, 15% prefer combination of both. DCE strengths, high exam pass rate, high brand awareness. Weaknesses of DC, communication with parents and high prices. Competitor strength, user-friendly applications, affordable revision notes often included, self-study options. 2024, DC offers face-to-face revision workshops in response to fall in revenue from online tutoring. अब हमें इसको इवैल्यूएट करना है. बेटा देखो, सबसे पहले एक चीज ये देख लो कि इसमें से कौन कौन सी चीज पॉजिटिव है और कौन कौन सी चीज नेगेटिव है. देखें, मुझे बताएं, हैविंग सोशल मीडिया अकाउंट्स, इसको आप पॉजिटिव बोलोगे या नेगेटिव बोलोगे? पॉजिटिव. पॉजिटिव चीज है. अच्छा, फिर वो कह रहे जी, उन्होंने अपना एक ऑब्जेक्टिव बना दिया कि जी हम प्रीमियम क्वालिटी सर्विस देंगे. अगेन सही है, पॉजिटिव चीज है. और उसके बाद उन्होंने प्राइस स्कीमिंग की. तो प्रीमियम क्वालिटी के साथ अगर वो प्राइस स्कीमिंग कर रहे हैं तो ये सही था या गलत था? राइट अप्रोच थी. सही अप्रोच थी ना, क्योंकि उस, और देखो बाद में कॉम्पिटिटर्स आए, उसको कॉम्पिटिटर्स भी नहीं थे. फिर सोशल मीडिया सब्सक्राइबर आपके बढ़ रहे हैं, तो जब आप वर्ड ऑफ माउथ पे जा रहे हो, व्हेन यू आर फोकसिंग मोर ऑन वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन, तो अच्छी बात है ना. जब देखो वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन पे रिलाई कर रहे हो तो सोशल मीडिया सब्सक्राइबर इंक्रीज कर रहे हैं. यस, इट वाज अ गुड थिंग. लेकिन ये बेसिकली डिबेटेबल चीज है, क्या सिर्फ सोशल मीडिया पे रिलाई करना वाज राइट ऑप्शन और रॉन्ग ऑप्शन? अब इसमें आप डिस्कस करेंगे कि भाई ये इनको सोचना चाहिए था. अच्छा, फिर देखिए, न्यू कंपटीशन आ गया. कंपटीशन आने के बाद जैसे ही कंपटीशन आया, इन्होंने डायनामिक प्राइसिंग यूज कर दी. वाज दिस अ राइट डिसीजन और नॉट? आफ्टर कंपटीशन इंक्रीज, they started using dynamic pricing. Was that a right decision or not? That was a right decision. बेटा पहले डिबेट में बताता हूँ, रुक जाओ, कि ये एनालिसिस है, इवैल्यूएशन है, मैं उसमें आता हूँ. देखो, ये राइट डिसीजन था. जैसे कि राइट डिसीजन कैसे है कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट कहता है कि एक स्टूडेंट इन्होंने टारगेट किया, उस स्टूडेंट ने इनसे बात की और उसने कहा कि जी वो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो मुझे इतनी ये वाली प्राइस ऑफर कर रहा है. तो आपने कहा ठीक है जी, इतनी तो नहीं, हम आपको इतनी ऑफर कर देंगे. नाउ दिस स्टूडेंट विल हैव डिफरेंट प्राइस देन द स्टूडेंट कोई और है जो डायरेक्ट आया, राइट? तो दिस वाज द राइट अप्रोच. अच्छा, अब देखिए, रेवेन्यू डिक्लाइन, स्टूडेंट फाइंड मोर अफोर्डेबल ऑप्शंस. जिसके बाद उन्होंने प्रमोशन पे चेंज किया एंड दे स्टार्टेड प्रमोशन. अगेन, राइट और रॉन्ग अप्रोच? ये भी राइट अप्रोच थी कि अब वो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे काम नहीं कर रहे. नाउ दे हैव कम टू द एआई प्रमोशन एज वेल. देन रिवाइज हिज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. नए मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या बनाए उन्होंने? देखें, नए मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या बना दिए उन्होंने. उन्होंने कहा कि जी नए मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कि हमें रेवेन्यू को 10% बढ़ाना है. यस, रेवेन्यू वाज डिक्लाइनिंग, तो उनको रेवेन्यू को वापस इंक्रीज करना था. अगेन राइट डिसीजन, राइटली मेड ऑब्जेक्टिव्स. मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी. इनके पास से रेवेन्यू में फॉल आ रहा था, जिसका मतलब है कि ब्रांड इमेज डिक्लाइन हो रहा था, उसको मेंटेन करना है. अगेन राइट अप्रोच.
तो इनकी मार्केटिंग में ऐसे कोई फ्लॉ हमें अभी तक नजर नहीं आया। देन फिर उन्होंने रिसर्च की, रिसर्च में भी आप ऑब्वियसली, रिसर्च भी इन्होंने क्या किया, रिसर्च एक अच्छी चीज होती है, और फिर जब हम रिसर्च के रिजल्ट्स को देखते हैं तो ये स्टिल दे आर गुड। इनकी देखें, इनकी स्ट्रेंथ्स भी सही हैं। वीकनेसेस, चलो तो इन वीकनेसेस पे इनको काम करने की जरूरत है। प्राइसिंग की ऑलरेडी ये डायनामिक पे आ चुके हैं, तो इनको एक सर्विस ये ऐड करनी चाहिए थी, दे शुड कम्युनिकेट विद पेरेंट्स। बाकी आप कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ देखो, इसका मतलब है कि यूजर फ्रेंडली एप्स विच शोज कि इनकी एप्स यूजर फ्रेंडली नहीं है। प्राइस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रिविजन नोट्स इंक्लूडेड नहीं है, सेल्फ स्टडी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो ये तीन चीजें आपके पास, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, राइट बेटा? ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब देखें इसको, इस पर्टिकुलर पेपर में वैसे मैं प्रेफर नहीं करता कि आप लोग मार्केटिंग स्कीम को फोकस करें ज्यादा, लेकिन इस पर्टिकुलर पेपर में आई वुड लाइक टू शो यू द मार्केटिंग स्कीम, ताकि आपको एक आइडिया हो कि किस तरह से आपने इसके आंसर को फॉर्मेट करना है। केस हमने इनकी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली है, राइट? अब मैं आपको मार्केटिंग स्कीम दिखाता हूँ, वाइल उस वक्त आप, जब हम नॉलेज के पॉइंट्स देखेंगे तो आपके जहन में वो केस होना चाहिए जो आपने वहां पे डिस्कस किया, राइट? अभी जो हमने पीछे केस डिस्कस किया था। नाउ लेट्स सी द मार्किंग स्कीम हियर। जी बेटा, इज द मार्किंग स्कीम विजिबल? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस नॉलेज की, तो देखो स्ट्रैटेजी की बात हो रही है वहां पे, ऑब्वियसली सवाल ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का है। आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ बता सकते हो, आप ऑब्जेक्टिव्स की बारे में बता सकते हो, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की बात हुई है, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात हुई है। इसमें से देखो वहां पे स्वॉट की बात हो रही है, बिजनेस की स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटर की वीकनेस, और सॉरी, बिजनेस की स्ट्रेंथ, बिजनेस की वीकनेस और कॉम्पिटिटर के कंपटीशन की स्ट्रेंथ, वो वहां पे दिया हुआ है। इसका मतलब स्वॉट की भी बात हो रही है, ये आप शो कर सकते हैं। नाउ फोकस ऑन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को जब मैं देख रहा हूँ बेटा, अच्छा देखो, ये स्ट्रेटेजी एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई। यहाँ पे देखो इन्होंने रेशियोज, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को कट किया हुआ है। व्हाई? क्योंकि हमारे पास केस में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने कोई रेशियो, कोई लिक्विडिटी, कुछ भी नहीं दिखाया हुआ, इसलिए उसको हम फोकस भी नहीं करेंगे। देन इफ वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशन, DC goals to have high quality customers, ये इनके ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ था। सोशल मीडिया अकाउंट ये मेंशन हुआ है। मार्केट रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट मेंशन हुआ है। सोशल मीडिया सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं, मेंशन हुआ है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक मेंशन हुई भी है। प्राइसिंग मेथड मेंशन हुए हैं, स्किमिंग एंड डायनामिक। 10% इंक्रीज इन रेवेन्यू का ऑब्जेक्टिव इन्होंने बना दिया। फिर AI को इन्होंने प्रमोशन में यूज कर दिया। ये सारी चीजें आपके पास यूज हुई हुई है, राइट? ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आई? अब देखो, अब आ जाओ कहाँ पे, एनालिसिस पे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मुझे बताएं, इसकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है? 20 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कितने मार्क्स की नॉलेज है, कितने मार्क्स की आपके पास एप्लीकेशन है, कुछ आइडिया है? सर 3 मार्क्स फॉर नॉलेज और हाँ। 7 मार्क्स जो इवेल्युएशन के होते हैं। हम्म, फिर 4 या कितने दस 5 हुए? मार्क्स एनालिसिस, 2 to 3 मार्क्स एप्लीकेशन। देखो बेटा, एनालिसिस के 8 हैं। अब ये तो फंस गए ना तुम लोग यार, इसमें तुम्हें ये पता होना चाहिए ना। देखो मार्क्स पता होने चाहिए। 7 मार्क्स इवेल्युएशन अगर आप कहते हैं, चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल। 8 मार्क्स आप कहते हो, सॉरी, 7 इवेल्युएशन, 8 एनालिसिस, तो ये 15 मार्क्स हो गए। फिर 5 मार्क्स के लिए मुझे नॉलेज और एप्लीकेशन देनी है, तो 2 मार्क्स नॉलेज के, 3 मार्क्स एप्लीकेशन के, राइट?
अब देखते हैं बेटा एनालिसिस। Social media allows students to access their business, which will increase brand recognition as seen by the increase in subscribers. This will bring in more customers and sales. However, they may be missing customers that are in different platforms, therefore losing on potential sales. कुछ आइडिया हुआ? सोशल मीडिया का बेनिफिट देके उसका एक नुकसान भी दे दिया कि भाई जो लोग आपके उस पेज पे या उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे नहीं है उनका क्या होगा? The use of social media would allow the business to find out what customer want, especially parents, as they would be looking for online teaching business. This would allow the business to have a USP and beat the intense competition. However, while social media can be effective, has it reached the target customers effectively? Right? तीसरी एनालिसिस देखो क्या। जी बेटा बोले। सर जो हाउएवर है तो ये हाँ हाँ। इवैल्यूएशन होगी या फिर एनालिसिस में काउंट होगा, लाइक नहीं डिसएडवांटेज? एनालिसिस है, अभी एनालिसिस है बेटा। देखो ये बात समझो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो वो जो हाउएवर वाला इवैल्यूएशन वाला सीन होता है ना, वो उस वक्त होता था कि आप एएस लेवल में करते थे या अपने P3 में करते थे कि भैया सोशल मीडिया को ही इवैल्यूएट कर रहे थे कि सोशल मीडिया बेनिफिशियल है बिजनेस के लिए या नहीं है, ऐसा था ना। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया को इवैल्यूएट नहीं करना, यहाँ पे आपने ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट करना है। तो आप सोशल मीडिया तो एक छोटा सा पार्ट है ना उस स्ट्रेटेजी का। अगर आप उसके हाउएवर को इवैल्यूएशन कंसिडर करोगे तो आप ओवरऑल स्ट्रेटेजी का इवैल्यूएशन कैसे करोगे फिर? गॉट इट? जी सर, अंडरस्टैंड। फिर देखो नीचे वो क्या कह रहा है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फेल्ड as DCE did not achieve the goal of increased revenue by 10% as in 2022 revenue start to decrease, which would lead to less retained earnings and less ability for the business to expand. However, maintaining quality will allow them to stand out and possibly profits can start to rise. केस में मेंशन है ना ये मामला। 2022 में डिक्लाइन हो रहा है जो कि उनके ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट जा रहा है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने 21 में बनाए उसके अगेंस्ट जा रहा है, which means कि उनके रेवेन्यूज अचीव नहीं हो रहे। लास्ट देखें, डीसी गोल इज टू हैव हाई क्वालिटी, इनका ऑब्जेक्टिव था प्रीमियम क्वालिटी शुरू में, which means they will have a premium brand image. This would allow them to charge premium prices, increasing revenue and profits. However, the competitors have other USPs that may take away customers, especially if they care about the affordability. आप कह रहे हो मेरा जो यूएसपी है दैट इज प्रीमियम क्वालिटी, राइट? लेकिन उसी का एनालिसिस वहां पे क्या आ रहा है कि भाई जो लोग प्राइस कॉन्शियस हैं, क्या वो सिर्फ इस बेसिस पे आपके पास आएंगे? वो तो वहां जाएंगे ना जहाँ पे अफोर्डेबल ऑप्शंस उनको मिलेंगे, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। मैं जस्ट एक फेसबुक पे कोई क्लिप देख रहा था, तो उसमें बंदा कोई पेंट बेचने जाता है, तो वो कहता है यार ये मेरे पास पेंट पड़ा हुआ है, पेंट वाले कोई पेंट बेचता है, तो मेरे पास ये पेंट पड़ा हुआ है तो ये मुझे सेल आउट करना है। तो वो जो शॉपकीपर होता है ना, वो कहता है यार ये पेंट मैं आपसे परचेज नहीं करूंगा। वो कहता है क्यों, क्या ये पेंट सही नहीं है? बोलता है ये बेस्ट क्वालिटी का पेंट है जो आपके पास है, लेकिन मैं आपसे ये पेंट नहीं ले सकता। तो वो बंदा बड़ा परेशान होता है, कहते हैं भाई जब ये बेस्ट क्वालिटी का पेंट है तो फिर आप मुझसे क्यों नहीं ले रहे? वो आगे से शॉपकीपर कहता है यार ये बहुत बेस्ट क्वालिटी का पेंट है मगर ये बहुत महंगा है, और ये ऐसा पेंट है कि आपने एक बार इसको लगा दिया तो 10 साल आपको पेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर प्रॉब्लम ये है कि इतना महंगा है कि कोई खरीदता नहीं है। तो ये पढ़ते हुए मुझे वो एग्जाम्पल याद आ गई। ठीक है, आर यू एबल टू रिलेट इट? कि डीसीई की सर्विसेज आर वेरी प्रीमियम, हाउएवर द प्राइसेस आर वेरी हाई। तो जो प्राइस कॉन्शियस टारगेट यानी कि उनके जो कस्टमर्स है, उनकी जो जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस तो प्राइस सेंसिटिव है। तो अगर टारगेट ऑडियंस आपकी प्राइस सेंसिटिव है तो उस वजह से क्या वो कॉम्पिटिटर के पास नहीं चली जाएगी? ठीक है, अब देखते हैं वैल्यूएशन में, देखो क्या कह रहा है। DC marketing strategy was successful
as they were able to increase sales rapidly in the beginning, specifically 2020, and have more subscribers. This means they would be able to eventually achieve their 10% revenue increase. However, this depends on the intensity of competition and their ability to keep innovating to beat any external factors they may face. दूसरी वैल्यूएशन क्या दे रहे हैं वो? DC marketing strategy was not successful as the revenue decreased, which means they may be struggling to have retained profits and repay any debt. This would lead them to fail. So नीचे वो कह रहा है DC marketing strategy was not successful as revenue decreased, leading to lower profits, which means they will need to apply new services and follow new proposed marketing objective for success. However, this success is dependent on how well they apply their upcoming product development and maintaining their brand identity. अच्छा, अब आप अगर मुझसे पूछें तो I would go with the third one, क्योंकि इनका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हो रहा, जिससे साफ हमें पता चलता है कि अगर किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में अगर कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ओरिजिनल जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव ना कर पाए और हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स ही चेंज करने पड़ गए, इसका मतलब है कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही। हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसने काम नहीं किया, जब भी तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज करने पड़ गए ना। अगर हमारी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होती तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती अपने ऑब्जेक्टिव चेंज करने की। हम अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव को जब तक अचीव नहीं कर लेते हम दूसरे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ नहीं जाते, लेकिन ये लोग बीच में ही दूसरे ऑब्जेक्टिव पे चले गए, विच इज एविडेंट कि इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी दैट वाज नॉट वर्किंग बिकॉज इट वाज नॉट अचीविंग देयर ओरिजिनल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीविंग 10% इंक्रीज इन द रेवेन्यू बाय द एंड ऑफ 2022। ठीक है बेटा, समझ आया कि बेसिकली करना क्या है इसमें, राइट? अच्छा, अब क्वेश्चन 2 की बात करूं ना तो क्वेश्चन 2 हमेशा हमें पता है कैसा आएगा। क्वेश्चन 2 90% ओपन एंडेड है, 90%। हम दोबारा जाते हैं केस पे, 90% ओपन एंडेड है क्वेश्चन 2। देखते हैं जी क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। एडवाइस डैनियल on the importance of transformational leadership to ensure the survival of DCs। अब इसके लिए जरूरी है आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप याद हो। अच्छा, अब बेटा ये बताओ कि पहले तो मुझे ये बताओ कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है ये कौन से टॉपिक में आया है आपके पास सिलेबस में? याद रहे ये 2 टॉपिक्स में आया है। एक तो हमें पता है लीडरशिप, वो तो सब बता दोगे। दूसरा टॉपिक किसी को याद है? ये तो बेटा यूनिट 2 की बात कर दी ना कि भाई वहां यूज हो गया, ठीक है, और भी कहीं यूज हो रहा है, लीडरशिप के अलावा भी कहीं यूज हो रहा है ये। जिस कॉन्टेक्स्ट जी, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी में भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यूज हो रही है। और स्पेसिफिकली कहाँ यूज हो रही है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप? जिससे ये क्वेश्चन इन्होंने दिया, ये क्वेश्चन इन्होंने लीडरशिप वाले चैप्टर से नहीं दिया हुआ, ये टेक्निकली इन्होंने उस चैप्टर से दिया हुआ है, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड विच पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप उस पर पहुंच गए तो आपके लिए आंसर लिखना बहुत आसान है। अब देखें, कनेक्शन बनाएं। इनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे। अब क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे, इनका रेवेन्यू डिक्लाइन किए जा रहा है, तो इनको अपने रेवेन्यू को बचाना है। इनको अपनी ब्रांड आइडेंटिटी, यानी कि ये हालत हो गई है कि इनको अपने ब्रांड आइडेंटिटी को मेंटेन करना पड़ रहा है। अभी हमने देखा कि ब्रांड आइडेंटिटी मेंटेन करनी पड़ रही है, ब्रांड इमेज नहीं, ब्रांड वैल्यू नहीं, ब्रांड आइडेंटिटी, विच मीन्स दैट दे आर वर्ज ऑफ अ फेलियर। अब उनको उस फेलियर से बचना है।
इंश्योर द सर्वाइवल, यानी कि इनको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, राइट। और जब ये चेंज मैनेजमेंट लेकर आएंगे तो क्या खुद से चेंज होना काफी है? नहीं, आपको अपने एम्प्लॉइज को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और अपने एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करने की, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस में अपने एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करने की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपने बतानी है यार, राइट। क्वेश्चन समझ आया? और मैं एक और चीज आपको बताऊं, अभी तक के जितने भी P4s आए हैं, यानी कि हमारे पास P4 का स्पेसिमेन 23 का फरवरी मार्च, मई जून का 23 का मई जून के तीनों पेपर्स, तीनों वेरिएंट, मतलब अक्टूबर नवंबर के तीनों वेरिएंट्स, फिर 24 का फरवरी मार्च का एक पेपर, 24 के मई जून के तीन पेपर, 24 के अक्टूबर नवंबर के तीन पेपर, और ये 25 का फरवरी मार्च। बिलीव मी और नॉट, दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज द मोस्ट इजीएस्ट, ये सबसे आसान है। इससे इसके पहले जो, जिसको मैं आसान बोलता हूँ, इसके पहले वो मेरे पास एक पेपर में क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने पोर्टर की 5 फोर्सेस दी हुई थी पेपर में, और उन्होंने उसका एनालिसिस मांगा था, सिंपल। ठीक है, तो वो एक बहुत आसान क्वेश्चन था P4 में, और बाकी ये वाला आसान। नॉर्मली P4 में वो क्या कहते हैं, नॉर्मली P4 में वो आपको कहते हैं एडवाइज द स्ट्रेटेजी, तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना। चले मार्किंग स्कीम को भी देखते हैं। जी बेटा, विजिबल हो गई मार्किंग? ये देख लें बेटा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके सामने, डिस्ट्रीब्यूशन 3 मार्क्स फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, 8 मार्क्स फॉर एनालिसिस एंड 7 मार्क्स फॉर इवैल्यूएशन, राइट। नॉलेज की बात करूं, लीडरशिप समझाएंगे, लीडरशिप का पर्पस, लीडर की क्वालिटीज, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप क्या होती है वो बताएं, फिर एक आध कोई लीडरशिप की थ्योरी आप मेंशन कर सकते हैं चाहे तो। फिर आ जाएं एप्लीकेशन पे, ये एक पीएलसी है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लॉस हो भी गया तो लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स की उन्होंने ऑलरेडी बात की हुई है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यूज करेंगे तो एम्प्लॉय कैन बी फोकस एंड फॉलो द टारगेट्स। मार्केट रिसर्च का डेटा उठा ले, मार्केट रिसर्च में कहा हुआ था कि जी इनकी जो ब्रांड इमेज है वो बड़ी अच्छी है। अच्छा, फिर चेंज में क्रिएट अ कल्चर और डीमोटिवेट एम्प्लॉइज, ये भी एक प्रॉब्लम है। यूज ऑफ एआई, इसकी बात कर सकते हो आप। आ जाए मेन चीज पे, एनालिसिस पे। देखो इवैल्यूएशन डिपेंड करती है एनालिसिस के ऊपर ना। आपने आपने जो भी पॉइंट्स आप एनालिसिस में रेस करते हो, बेसिकली उसी की बेसिस पे आपकी इवैल्यूएशन होती है। If transformational leadership is used, employee can be focused and follow targets, which means DCE can achieve their goals of brand identity and higher revenue, increasing profits. However, this also means that employees underperform, they will get punished, which may create a culture of demotivated employees, lowering performance, and this was a concern of Carl. लिखा हुआ है वहां पे। दूसरा देखें, Daniel can also help Carl achieve his goal in the marketing strategy, in which means that DCE will understand customers well and utilize their USP, giving them a competitive advantage. USP क्या थी इनकी? USP बताएं बेटा क्या थी? DCE की USP थी प्रीमियम क्वालिटी सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, डेनियल कैन ऑल्सो हेल्प कार्ल अचीव his goal in the, अच्छा ये हो गया, competitive advantage, increasing revenue and profits. However, this will cost the business a lot of money and thus can reduce profit.
रेवेन्यू वैसे ही आपका कम हुआ है और मजीद आप पैसा खर्च कर रहे हो। कंटिजेंसी लीडरशिप, कंटिजेंसी लीडरशिप क्या थी बेटा, याद है? जब वो लीडर, कंटिजेंसी लीडरशिप कहती है कि लीडर, एक अच्छा लीडर वो है जो प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सके, आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन ढूंढ सके। Contingency leadership may work for DCE as it adapts to different situations and allows different approaches, which means employee can have a varied environment that will support different type of employees, thus increasing motivation, better services, and higher revenue. The market research has shown that DCE can help students in many ways, such as self-confidence and revision. This will boost the company's main business of teaching, and this will lead to word of mouth, which will increase customers and profits. However, this depends on the coaching skills provided to students and how they respond to the tools. तो इनके पास एक पॉजिटिव एलिमेंट थे, सेल्फ स्टडी वाला एक था, और जो है वो एंड में जो बाद में इन्होंने दिया था सेल्फ स्टडी वाला और एक रिवीजन प्लान वाला, राइट? लेट्स सी द इवैल्यूएशन. Mainly evaluation will depend upon which element you have discussed in your analysis. तो बेसिकली आप जजमेंट दें कि भाई ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप उनके काम आएगी या नहीं आएगी, ठीक है? अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट to the success of DCE, as if good decisions were made, such as how to fund the business and add value to the current products or develop new services, then DCE would be able to gain revenue again and achieve its new goals. Furthermore, this will allow DCE to beat the incoming competition and gain back lost customers, revenues, and profits. However, this depends on how Carl responds to the leadership style along with the employees. क्या कार्ल में वो एबिलिटी है कि वो अपने ओरिजिनल लीडरशिप या मैनेजमेंट स्टाइल को कन्वर्ट कर सके एज पर द एम्प्लॉय नीड्स. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यही होती है ना, जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉइज और अपने सबऑर्डिनेट्स के हिसाब से अपने आप को मैनेज करे, अपने आप को चेंज करे और उनसे उनको इतना मोटिवेट कर दे कि वो फिर वो काम करने लग जाए जो बेसिकली लीडर की रिक्वायरमेंट है. ठीक है बेटा, समझ आया? अब मुझे बताइए कि देखो, अब इसमें अगर अब आपके पास जहन में एक सवाल आएगा कि यार इसको लिखना कैसे, इतनी बातें तो हो गई जी, लिखना कैसे? तो देखो, अब मैं दोबारा पेपर आपको दिखाता हूँ और एक छोटा सा ब्रीफ आपको देता हूँ कि यार आपने इसको आंसर करना कैसे होता है. देखो बेटा, जब अगर मैं बात करूंगा ना पहले सवाल की, तो देखो आसान तरीका जो मैं आपको बताऊं, बहुत आसान तरीका, उसमें ये है कि आपने ये 5-6 चीजें निकाल दी यहाँ से इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में से ना. आप इस तरह से इसको प्लान करो कि 2-2, 3-3 लाइंस, अगर फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया अकाउंट की बात करते हो, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की बात करते हो, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ की बात करते हो 3, प्राइसिंग की बात करते हो 4, प्रमोशन की बात करते हो 5, रिसर्च की बात करते हो 6. अगर आप देखो इस तरह से सोचो, अब आप बोलोगे यार 20 मार्क्स का सवाल है, मैं इसके लिए इतना सारा कहाँ से लिखूं? लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लेके चलो कि जी 6 चीजें हैं और हर चीज के लिए मुझे 3 लाइनें लिखनी है, मुझे बताओ क्या सोशल मीडिया अकाउंट्स की इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव 3 लाइन लिखना कोई बड़ा मुश्किल काम है? वाइल बीइंग इन A2 लिख सकते हो. सोशल मीडिया के लिए, इस बिजनेस के लिए सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस बारे में 3 लाइनें लिख सकते हो. लिख सकते हो ना इजीली? क्या इनके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव पे 3 लाइनें लिख सकते हो? सिर्फ 3 लाइनें, ज्यादा नहीं लिखना, 3 लाइनें. आप देख के एनालाइज करो इनके ऑब्जेक्टिव स्मार्ट हैं नहीं है, राइट? इसी तरह इनकी जो प्राइसिंग है, डायनामिक और स्कीमिंग, क्या उसके ऊपर 3 लाइनें लिख सकते हो? अगर इन 6 चीजों के ऊपर आपने 3-3 लाइनें लिख दी बेटा, तो 18 लाइनें तो ऐसे ही हो गई आपकी. फिर अगर उसके नीचे आप एक थॉरो इवैल्यूएशन उनको दे भी देते हो कंक्लूजन में, तो देखो 20 मार्क्स का बड़ा सवाल जो बड़ा मुश्किल लग रहा था वो कितना आसान हो गया.
अब वैसे तुम बोलो कि यार मुझे 25 लाइनें 20 लाइनें लिखनी है तो मैं क्या लिखूं, आप परेशान रहेंगे, पैनिक में रहोगे आप सोचते रहोगे यार मैं कैसे लिखूं, आंसर समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा आंसर लिखना है, 20 मार्क्स का आंसर है। लेकिन अगर मैं उसको इस तरह से ब्रेक डाउन कर दूं तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं ना, तो क्वेश्चन 2 में आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन 2 में आप पहले तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप उनको एक्सप्लेन करो अच्छे से। ठीक है, पहले लीडरशिप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, फिर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को अच्छे से एक्सप्लेन करो, थोड़े से उसके बेनिफिट्स के ऊपर बात करो बिजनेस की। फिर इस पर्टिकुलर बिजनेस से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को कनेक्ट करो, इसकी करंट जो हालात हैं, इसके करंट जो मसले हैं, इस ये बिजनेस डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, सर्वाइवल मोड में आ चुका है, रेवेन्यूज डिक्लाइन हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रही है, उसके इन सारी चीजों की बात करो। फिर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बेनिफिट्स बताना शुरू करो और एक दो उसके अगेंस्ट में बात करो। एंड देन फिर आप इवैल्यूएशन दें कि भाई whether transformational leadership would help them in surviving or it won't। ठीक है, गॉट इट, बात समझ आई किस तरह आंसर करना है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो P4 इज इजियर देन P3, बात यह है कि आपको सिर्फ समझने की बात है। ठीक है, इसको ये देख लें। बाकी मैं अभी जो है ना ग्रुप पे एक आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप उस लिंक को फॉलो कर लीजिएगा। उसमें आई गेस अक्टूबर नवंबर का 24 का पेपर पूरा डिस्कस हुआ हुआ है, अलॉन्ग विद द पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। तो उस वीडियो को एक बार देख लें, 50 मिनट्स की है, उसको आप देख लेंगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी अपने आंसर को फ्रेम करने में। राइट, ठीक है बेटा। और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। वी हैव 2 डेज, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी एक एक पेपर और डिस्कस कर लें, ताकि आपके लिए पेपर भी इजी हो जाए। राइट, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। सैंपल आंसर बेटा वो वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ ना, उसमें देख लो, उसमें सैंपल आंसर है। बाकी कुछ और एक दो पेपर सॉल्व हुए हुए इस वाले, ये वाला तो नहीं, वो मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी वो लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, तो उसको एक बार जरा जरूर देख लो, वो काफी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बाकी फिर कोई और क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बेटा 3 तो लिखो ना एटलीस्ट, 8 मार्क्स की एनालिसिस है तो 3 तो पॉइंट्स लिखोगे ना, 3 से कम क्या लिखोगे? ठीक है, आप खुद सोचे ना, 8 मार्क्स हैं एनालिसिस के। ठीक है, इवैल्यूएशन के 7 है, एनालिसिस के 8 मार्क्स है। अच्छा, इवैल्यूएशन के देखो 7 इसलिए हैं कि बेसिकली आपकी जो इवैल्यूएशन है दैट इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ना, जो पॉइंट्स आप एनालिसिस में यूज करेंगे उन्हीं की आप इवैल्यूएशन देंगे ना। राइट, बेटा एज सच देखो पैराग्राफ्स नहीं होते, एज सच ऐसा कुछ नहीं होता कि जी मुझे 5 पैराग्राफ या 6 पैराग्राफ। आप चाहो तो कंटिन्यूस प्रोज में भी आंसर दे सकते हो। कंटिन्यूस प्रोज का मतलब है कि पूरा आंसर आपका विदाउट पैराग्राफ, ये भी पॉसिबल है। चाहे तो पैराग्राफिंग कर लें, इसमें एज सच ऐसी कोई एल्गोरिथम नहीं है कि यार हमें इतने पैराग्राफ लिखने ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलें मैं फिर आपको जो है ना वो लिंक एक शेयर करता हूँ ग्रुप पे, उसको जरा आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।